हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैन्योर, जिसको हम खाद बोलते हैं। तो मैन्योर, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स के एग्जांपल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के एंट्रेंस में जो आपका सिलेबस आएगा, मैन्योर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी आप इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो मैन्योर है वो होता क्या है। तो मैन्योर को आप हिंदी में बोलते हैं खाद। मैन्योर क्या बोलते हैं, खाद। तो मैन्योर आर डिफाइंड एट द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट विच आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्योर क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल का वो वेस्ट जिसको हम एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज कर लेते हैं, कि जो हमारा प्लांट वेस्ट है या फिर एनिमल वेस्ट है जिनके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं अपने, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, खाद की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपके मैन्योर है वो क्या होते हैं, नेचर के अंदर ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और ये आपके जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट अपने, जो मोस्टली अपने एनपी के जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा मेन्योर वर्ड है ये आपका एक फ्रेंच वर्ड से आया है। मेन्योर वर्ड है हमारा, ये कौन से वर्ड से आया है, फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड कौन सा था वो, फ्रेंच वर्ड था मैन्यूवर। मैनो ई यू वी आर ई आर, इस वर्ड से ये आया अपना हमारा जो मैन्योर वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है वर्क विद सोइल, कि सोइल के साथ काम करना। जो हमारा टिलेज है वो भी इसी का उसका मीनिंग यही है सेम, कि हम जो सोइल हमारी मिट्टी है उसके साथ काम कर रहे हैं। तो जो हमारे इसके फादर है जेथरो टूल टिलेज के, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि जो टिलेज इज मैन्योर, कि टिलेज ही मैन्योर है, कि टिलेज भी खाद की तरह ही काम करती है। ठीक है। तो इसका क्या है, वर्क विद सोइल, इसका मीनिंग। अब जो हमारा मैन्योर है, मैन्योर से हमारी जो सोइल की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आजकल हम फर्टिलाइज़र के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी सोइल है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम होती जा रही है। तो इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि फर्टिलाइज़र के साथ में हमें मैन्योर का भी यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी जो सोइल की प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव हो, हमारी फर्टिलिटी सोइल की वो इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो मैन्योर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप बात करें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है जिसको हमारा जो मैन्योर है वो इम्प्रूव करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है सोइल स्ट्रक्चर, कि हमारा जो मैन्योर है वो सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। उसके बाद मैन्योर हमारा जो सोइल है उसको डार्क कलर इम्पार्ट करता है, कि डार्क कलर प्रोवाइड करता है। मैन्योर से सोइल के अंदर डार्क कलर आ जाता है। इस डार्क कलर से क्या होगा, जो हमारा सोइल का टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। जो हमारा सोइल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प होती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, कि और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो हमारा मैन्योर है वो की जो सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो एरेशन है सोइल के अंदर उसमें भी हेल्प करता है, ये प्रॉपर एरेशन होती है, क्योंकि ये सोइल को पोरस बना देता है। सोइल के अंदर पोर बन जाते हैं जिससे जो अपनी एयर है वो पास कर देती है। तो ये तो कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इम्प्रूव करता है। अगर मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी की, जो मैन्योर है, मैन्योर से कौन सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सोइल की इम्प्रूव होती है। तो अगर बात करें सबसे पहले बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटी ये इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये भी इंक्रीज होती है। साथ में जब ये ऑर्गेनिक, जब आपका जो ये ऑर्गेनिक मैन्योर है इनका डिकम्पोजिशन होगा तो उससे हमारे ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी सॉइल के अंदर क्या करेंगे, एल्कलाइनिटी है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है मैन्योर के डिकम्पोजिशन से, जिससे सोइल के अंदर जो एल्कलिनिटी है, बेसिक नेचर होता है सोइल का जो, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टी। अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ कि जो हमारे मैन्योर है वो कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपकी इम्प्रूव करते हैं,
तो जो ऐसे ही हम मैन्योर को अप्लाई करेंगे सोइल के अंदर, तो जो माइक्रोब्स है उनके लिए एक फूड सोर्स मिल जाएगा, उनको एक फूड सोर्स मिल जाएगा जिसमें रहने से। फूड सोर्स, ये मैन्योर किस चीज़ की, किनका, आपके जो माइक्रोब्स हैं, सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका। तो जिससे सोइल के अंदर माइक्रोब्स की एक्टिविटी है, ग्रोथ है, वो इंक्रीज होगी। तो ये प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारे मैन्योर है वो इम्प्रूव करते हैं सोइल की। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है कि जो मैन्योर है वो दो टाइप के होते हैं। मैन्योर के टाइप्स कितने होते हैं? दो। एक होता है हमारा बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, एक होता है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर नाम से पता चल रहा है, बल्की मतलब कुछ बल्क में। तो ऐसे ऐसे टाइप जिसमें हमें जो मैन्योर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा मैन्योर, ऐसा टाइप मैन्योर का जो कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करना पड़ेगा। अब ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट कम प्रोवाइड कराएगा। अगर किसी फील्ड के अंदर हमें 100 किलो नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी है, तो अगर वो कोई मैन्योर कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन वगैरह कंटेन करता है तो उसको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? ऐसे मैन्योर जो कि कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, तो इसलिए हमें उनको लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर आर अप्लाइड इन डैश क्वांटिटी, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, नन ऑफ दीज। ठीक है। अगर उसकी बात करूँ मैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की, तो जो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके न्यूट्रिएंट है वो सप्लाई करते हैं, तो इनको कम क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, लेकिन कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही कम होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जांपल क्या है? FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाइट सोइल और ग्रीन मैन्योर, ये सारे आपके बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल हैं। अब वही बात करूँ मैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की, तो इसमें ऑयल केक, ब्लड मील, फिश मैन्योर, ये सारे आपके कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल्स में से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। उसके बाद बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में सबसे पहले आप पढ़ते हैं किसके बारे में? फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। तो FYM क्या होता है? इट इज़ द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल अलोंग विद लिटर। कि जो हमारे फार्म एनिमल्स है जो खेत में काम करते हैं अपने, उनका डंग, उनका गोबर और यूरिन, उनका एक मिक्सचर, साथ में अलोंग विद लीटर, जो उनका बेडिंग मटेरियल होता है साथ में वो भी, क्योंकि उसके अंदर भी जो लीटर वगैरह, सॉरी, उसके अंदर भी जो यूरिन वगैरह या डंग वगैरह है वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर, डिकम्पोज्ड मिक्सचर, जिसको हम नॉर्मली गोबर खाद बोल देते हैं, वो यही होता है फार्म यार्ड मैन्योर। सबसे ज़्यादा इसी को अपने खेत के अंदर यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर को। इसको बनने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। इसको बनने में कितना टाइम लग जाता है? 4 से 6 महीने। इसमें जो हमारा ट्रेंच होता है, जो गड्ढा होता है जिसमें इसको बनाया जाता है, उसमें इसका साइज़ क्या होता है आपका? 6 से 7.5 मीटर लेंथ आपकी, ब्रेथ 1.2 से 2 मीटर और आपकी हाइट 1 मीटर, इसकी डायमेंशंस है। इसके अंदर आपका जो ये मेथड है FYM को बनाने का, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रेंच मेथड। और ये जो ट्रेंच मेथड था वो किसने दिया था? वो दिया था CN आचार्य ने। किसने दिया था? CN आचार्य। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं आएगा 10th बेस पे। उसके बाद जो इसके अंदर NPK कंटेंट होता है, NPK रेशियो, वो कितना हुआ? 0.5, 0.25 और 0.5। 0.5 नाइट्रोजन, 0.25 आपका फॉस्फोरस और 0.5 आपका पोटेशियम। ठीक है। मतलब अगर आपके 100 किलो आपके पास ये FYM है तो उसके अंदर सिर्फ आधा किलो नाइट्रोजन होगी, 250 ग्राम आपके पास फॉस्फोरस होगा और आधा किलो ही आपके पास पोटेशियम होगा। जब इसको हम प्रिपेयर करेंगे या इसको स्टोर करते हैं तो उस टाइम इस मैन्योर के अंदर से, इस खाद के अंदर से आपका नाइट्रोजन का लॉस होता है। और वो लॉस किस फॉर्म में होगा? वोलेटाइजेशन या फिर लीचिंग, वोलेटाइजेशन या फिर लीचिंग की फॉर्म में। तो वोलेटाइजेशन तो क्या होता है? आपका अमोनिया की फॉर्म में लॉस होता है जब, और लीचिंग जो आपका परकोलेटिंग वाटर के साथ न्यूट्रिएंट का लॉस होता है
उसको हम लीचिंग बोलते हैं। तो इन लॉसेस से बचाने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर जिप्सम या फिर एसएसपी, जिप्सम या फिर एसएसपी। एसएसपी क्या होता है, आपका फर्टिलाइजर है जिसको हम बोलते हैं सिंगल सुपर फोस्फेट। तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इस लॉस से बचाने के लिए। उसके बाद आती है बारी किसकी, कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक रेजिड्यू है, जो हमारा ऑर्गेनिक रेजिड्यू बचा होता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर कन्वर्ट करना। और ये कन्वर्ट कौन करेगा, माइक्रोब्स करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर, कि ऑर्गेनिक रेजिड्यू से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना कौन करेगा, माइक्रोब्स, इसको डिकम्पोज करेंगे। इसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। एक बढ़िया डिकम्पोज कंपोस्ट के अंदर हमारा 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.5% ही P2O5 और 1% आपका होता है K2O। ठीक है। अब इस कंपोस्ट को बनाने के देखो दो मेथड होते हैं, फेमस मेथड जो हमारे, एक होता है इंडोर मेथड। अब इंडोर मेथड क्या होता है आपका, इसको किसने दिया था, इंडोर मेथड हमारा दिया था किसने, होवार्ड एंड वार्ड ने, होवार्ड एंड वार्ड ने, इन्होंने दिया था। और आपका जो ये इंडोर मेथड है ये आपका एरोबिक मेथड है। कैसा मेथड आपका कंपोस्ट बनाने का, एरोबिक मेथड। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है इसके बारे में इस लेवल पे। और जो आपका दूसरा मेथड है जो अपना कौन सा है, बेंगलोर मेथड। ये बेंगलोर मेथड आपका किसने दिया था, जिन्होंने FYM वाला मेथड दिया था, ट्रेंच मेथड। तो कौन थे वो, CN आचार्य। कौन थे, CN आचार्य, इन्होंने दिया था ये बेंगलोर मेथड। और आपका ये बेंगलोर मेथड है, ये स्टार्टिंग में तो आपका लगभग होता है एरोबिक और फिर ये हो जाता है आपका अनएरोबिक। तो ये आपका अनएरोबिक मेथड ही होता है, ये लगा लो। क्या होता है आपका अनएरोबिक मेथड, इसमें ऑक्सीजन पास नहीं होने दी जाती। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में इतना याद रखना है। उसके बाद आपको इसमें एक टर्म आ रखी है फार्म कंपोस्ट, कि ऐसा कंपोस्ट जो किससे बनता हो, शुगर केन ट्रैश या फिर पैडी स्ट्रो, वीड या फिर प्लांट वेस्ट, कि जो फार्म वेस्ट से बनता हो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्म कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट के अंदर आपका नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, 0.5%, P2O5 0.15% और K2O 0.5%। आपका इतना वो होता है इसमें। उसके बाद तीसरा इसके अंदर आपका आता है वर्मी कंपोस्ट। तीसरा कौन सा है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कि वो खाद जो कि किसके हेल्प से बनाया जाए, अर्थवॉर्म, जो केचुए होते हैं उनकी हेल्प से। केचुओं को किसान का साथी बोला जाता है, फार्मर फ्रेंड। तो ऐसा कंपोस्ट जो कि कौन बनाएगा, अर्थवॉर्म बनाएंगे। ऐसा कंपोस्ट जो कि कौन बनाएगा, अर्थवॉर्म। तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और अर्थवॉर्म की रीडिंग करना, अर्थवॉर्म को पालना, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। ठीक है, ये आपका पेपर में आ चुका क्वेश्चन, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर में। तो कौन सी स्पीसीज होती है जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वर्मी कंपोस्ट बनाने में, ईसैनिया फोइटियाडा। ईसैनिया फोइटियाडा ये आपकी स्पीसीज है जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो अपना NPK कंटेंट होता है वो कितना होगा, 3:1:1.5। जो नाइट्रोजन है वो हमारा होगा 3 और फॉस्फोरस है वो 1 और आपका जो पोटेशियम है वो 1.5%। ये आपका रेशियो होता है इसमें। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है फेवरेबल, वो क्या क्या होगी, एक तो आपकी जो कंडीशंस है आपके सराउंडिंग सोइल वगैरह की, वो आपकी मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। दूसरा जो pH होगी वो आपकी 6.5 से 7 के आसपास, न्यूट्रल pH। और टेम्परेचर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम। उसके बाद फोर्थ आती है आपकी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में ग्रीन मैन्योर। कौन सी है, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होगी, कि ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल एज मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। कि हमारे जो प्लांट है, हमारे जो क्रॉप्स है, उनको जब उनकी फ्लावरिंग आएगी उसी टाइम उनको खेत के अंदर डिकम्पोज कर दिया जाए, उनको खेत के अंदर बरी कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर। लगभग जो हमारे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है उनके अंदर 6 से 8 हफ्ते की जब होती है वो आफ्टर सोइंग, तो उनके अंदर फ्लावरिंग आ जाती है। तो उस टाइम अगर उनको हम डिकम्पोज कर दे, उस टाइम हम उनको खेत के अंदर मिट्टी में मिला दे, तो वो क्या करेगी, एक खाद की तरह यूज हो जाती है। और जो वक्त इसको अपन ने मिट्टी के अंदर मिला दिया, खाद की तरह यूज कर लिया, तो लगभग 3 से 4 हफ्ते उनको डिकम्पोज होने में लगते हैं। 3 से 4 हफ्ते के बाद हम उसके अंदर कोई नई क्रॉप है उसकी सोइंग कर सकते हैं, तब उनको एक खाद मिल जाएगा।
तो ग्रीन ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड कराती है सॉइल को। अगर आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है, अगर वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, अगर वो कौन सी फैमिली की है, लेग्यूमिनेसी, तो साथ में एक तो ऑर्गेनिक मैटर तो प्रोवाइड करा ही रही है, साथ में वो क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर देगी, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सभी को पता ही। तो आपकी कौन सी क्रॉप्स है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, एग्जाम्पल में सनएम, सबसे आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप है ये सनएम, सबसे बढ़िया। डेंचा, नीम, महुआ, ये सारी की सारी आपकी कैसी क्रॉप है, क्लस्टर बीन वगैरह, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी आपकी दो टाइप की इसमें अब, एक होता है इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप, एक होता है एक्स सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ये दो टाइप क्या क्या इसमें, पहला इन सीटू, अगर आपके पास एक फील्ड है, उस फील्ड में आपने क्या किया, ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा दी, ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा दी, और उसको कट करके फ्लावरिंग स्टेज पे उसी सेम फील्ड में क्या कर दिया आपने, डिकम्पोज कर दिया। जिस फील्ड के अंदर आपने वो ग्रीन मैन्योर क्रॉप ग्रो की है, उसी फील्ड में अगर उसको हम डिकम्पोज कर दे फ्लावरिंग के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप। और दूसरा आपका है एक्सी टू, कि आपने इस फील्ड में क्या किया, ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा दी, ठीक है, इसको आपने कट किया, और जो कोई दूसरा फील्ड है उसके अंदर हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सी टू ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो इसमें वही लिख रखा है कि जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसको एक ही फील्ड में ग्रो करके उसी फील्ड में डिकम्पोज करते हैं, सेम फील्ड में, तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप। और एक फील्ड में आपने ग्रो कराया और दूसरे फील्ड में अपने जो आपका मेन फील्ड है उसके अंदर आपने उसको डिकम्पोज कर दिया, वो एक्सी टू। तो इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आते भी हैं, कि इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है, सनएम, डेंचा, क्लस्टर, ठीक है। और उस एक्सी टू ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है, नीम, महुआ, सबूल, गुलमोहर, ये आपकी सारी कैसी क्रॉप है, एक्सी टू। उसके बाद ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको सारी चीज़ें इसमें बता रखी है कि अलग अलग, जैसे FYM के अंदर कितने % क्या होता है आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट, कंपोस्ट में क्या, टाउन कंपोस्ट, फार्म कंपोस्ट, नाइट सोइल, वर्मी कंपोस्ट। नाइट सोइल क्या होता है, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ लेना इसमें से। उसके बाद आपका दूसरा टाइप है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, कि वो ऑर्गेनिक मैन्योर जिनके अंदर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है। अब न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है तो ये ऑर्गेनिक मैटर कम होगा इनके अंदर। एग्जांपल जैसे ग्राउंडनट केक है, सैफ्लावर केक है, कॉटन केक है, ब्लड मील है, तो ये सारे के सारे आपके कैसे एग्जांपल है, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के। अब जो आपके ऑयल केक है, वैसे ये भी दो टाइप के होते हैं ऑयल केक्स भी। एक होता है आपका एडिबल ऑयल केक, ऐसे ऑयल केक जिनको हम पशुओं को खिला सकते हैं एज ए फूड पर्पज, ठीक है। तो आपके एक है एडिबल, एक है नॉन एडिबल। एडिबल में आपके कौन से आ जाते हैं, एडिबल में आपके आगे ग्राउंडनट केक आ गया जैसे, और आपका इसमें मस्टर्ड केक आ जाता है, मस्टर्ड ऑयल केक, इसमें सीसेम वाला आ जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, एडिबल ऑयल केक। और दूसरे आपके क्या है, नॉन एडिबल। नॉन एडिबल में आपका एग्जांपल है नीम ऑयल केक, नीम का जो होता है, ये आप जानवरों को नहीं खिला सकते, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट इतना होता है कि जिससे आप उसका फील्ड में एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो इसमें महुआ आ गया या फिर कास्टर। तो ये सारे के सारे आपके कैसे है, नॉन एडिबल ऑयल केक, ठीक है। तो इनके अंदर परसेंटेज जैसे ग्राउंडनट में है 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस और 1.3% पोटेशियम। सेम ऐसी सैफ्लावर, कॉटन केक, ब्लड मीट, तो इनके अंदर परसेंटेज दी हुई है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये परसेंटेज डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई इस टॉपिक में डाउट आए, तो आप लोग व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे पेज पे मैसेज करके या फिर कमेंट में, वीडियो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।